नमस्कार, कैम जो एंड हेलो टू येट अनदर एपिसोड ऑफ टॉक एंड टी विद एचएनडी। टॉक एंड टी विद एचएनडी के इस नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस शो का होस्ट हार्दिक दीक्षित। हमारा आज का संवाद भी इसी विषय में जानकारी हासिल करना है। एचआर के क्षेत्र में लेबर लॉ से जुड़े कुछ विशेष तथ्यों को लेकर हम आज अपना संवाद आगे बढ़ाएंगे और हम जानेंगे लेबर लॉ से जुड़े कुछ मिथ्स या यूनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लेबर लॉज। तो आइए हमारे आज के इस फैक्ट फाइंडिंग डिस्कशन में हम मुलाकात करते हैं लेबर लॉ के विशेषज्ञ श्री प्रमोद कुमार जड़िया जी से। प्रमोद जी एक एचआर कंसल्टेंट हैं और सिलवासा में कार्यरत हैं। तो आइए हम जानते हैं मिथ्स ऑफ लेबर लॉज या यूनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लेबर लॉज, जो कि हमारे आज के इस संवाद का विषय भी है। प्रमोद जी, आपका इस शो टॉक एंड टी विद एचएनडी में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद हार्दिक जी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टॉक शो में भाग लेके। खास करके लेबर लॉज के बारे में लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और मेरी कोशिश होगी कि आज आपके इस शो के माध्यम से मैं उनमें से कुछ भ्रांतियों को मैं दूर कर सकूं। ओटी, प्रोविडेंट फंड, मिनिमम वेज, इन पेंशन, एक एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और जो काफी चर्चास्पद भी है, विवादास्पद भी है, उसका अपना इंटरप्रिटेशन है। तो उसमें एक कई मैंने पढ़ा कि गवर्नमेंट इज नॉट एन इंडस्ट्री और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर नॉट इंडस्ट्री। सो डज इट कम अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड सच है या अफवाह है, भ्रांति है या मैं आपको थोड़ा सा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की हिस्ट्री में थोड़ा लेके जाना चाहूँगा। ये जो कानून है ये भी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की तरह ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था। ओके, जल्दी बताइए। इमीडिएट जरूरत थी गवर्नमेंट को। ओके, 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जो 1945 तक चला, 42 उस पीरियड में गवर्नमेंट को अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन की जरूरत थी। ओके, और उस वक्त उन लोगों ने IDR 81A, इंडिया डिफेंस रूल्स 81A, A means it was inserted in the section 81, उसमें पावर्स यूज़ करके इस लॉ को लाया गया। और इस लॉ के पीछे जो आइडिया था कि वर्कर्स का फ्रस्ट्रेशन, असंतोष बढ़ रहा है और उसको चैनलाइज करने के लिए कंसिलिएशन, एडजुडिकेशन जैसी प्रोसेस होनी चाहिए ताकि उसका निराकरण हो सके। उसके लिए इस प्रोविजन को लाया गया। जब डिफेंस ऑफ इंडिया का लाइफ पूरा हुआ रूल का, उस समय इसको ये पाया गया कि ये बड़ा यूजफुल प्रोविजन है, तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। और तब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बनाया गया और उसमें एक धारणा ये थी कि पूरे देश में जो लोग भी काम करते हैं वो सब लोग इसके दायरे में आ जाएं। ओके, तो इसकी जो लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें सिर्फ आर्म फोर्सेस को छोड़ के सब कोई इसके अंदर कवर्ड है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 311 है, उसमें ये कहा गया था कि जब तक सरकार अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अलग से सर्विस कंडीशंस के रूल्स नहीं बनाती है, अच्छा, तब तब तक गवर्नमेंट को एडहॉक तरीके से रूल्स बनाने का पावर 311 में दिया गया है। तो अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के लिए दो चैनल हो गए, एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और दूसरा आर्टिकल 311 के अंडर में जो मशीनरी वो हो गया। ये मैटर 1980s में सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, बेंगलोर वाटर सप्लाई केस के रूप में। ओके, और वहाँ पे ये सामने आया कि क्या इंडस्ट्री की डेफिनेशन जो एक्ट में दी गई है वो इतनी व्यापक है कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी उसके अंदर आ सकते हैं। PWD वर्सेस बेंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड, सीवरेज बोर्ड, यस, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ पे भी सिस्टमेटिक एक्टिविटी है वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव हो या नहीं हो, वो एक्टिविटी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आएगी।
उन्होंने बोला हॉस्पिटल से, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो कि सोवरेन फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। ओके। सोवरेन फंक्शन मीन्स लॉ एंड ऑर्डर, लैंड मैटर्स, करेंसी, ओके। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, फॉरेन अफेयर्स, ये सोवरेन फंक्शंस है गवर्नमेंट के। बाकी जो फंक्शंस हैं वो गवर्नमेंट भी कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। तो उन फंक्शन को सोवरेन फंक्शन नहीं माना गया। Okay. अब तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी उससे बाहर आ गया, हाँ। उन्होंने अलाउ कर दिया उसको, उस समय उसमें था। तो उन डिपार्टमेंट्स को छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट्स इंडस्ट्री की परव्यू में आते हैं और इसलिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत वो लोग आते हैं, अभी भी आते हैं। ओके। और इसी वजह से गवर्नमेंट के कैजुअल एम्प्लॉइज़ के कैसे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के कैसे हैं, उन पर हिस्टोरिकल जजमेंट्स आए हुए हैं आईडी एक्ट का। आईडी एक्ट में। तो गवर्नमेंट बॉडीज भी जो सोवरेन फंक्शन नहीं करती हैं वो आईडी एक्ट में कवर है। ये एक जानकारी है हमारे सभी एचआर प्रोफेशनल्स के लिए और आईआर प्रैक्टिशनर्स के लिए भी। इसके बाद अगला सवाल ये आता है कि स्ट्राइक के लिए खास करके हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को रेफर करते हैं। तो 14 दिन का नोटिस देना चाहिए फॉर स्ट्राइक टू मेक इट ए legal strike. I think that is a word we use in normal conversation. So 14 दिन का नोटिस देना चाहिए. It's a fact or it's a myth? How? What is your experience and take on this? ये बहुत बड़ा मिथ है। मिथ है। मिथ है। बड़े बड़े एचआर के लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां अभी भी इस कॉन्सेप्ट में है कि स्ट्राइक अगर बिना नोटिस की गई तो इलीगल हो जाएगी। ये भ्रांति है, उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। नोटिस की रिक्वायरमेंट सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में है। फायर है, ओके, वाटर वर्क्स है, ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज है, उन लोगों के यहाँ पे स्ट्राइक बिना नोटिस के नहीं की जा सकती। ओके। लेकिन जो उस लिस्ट में शामिल नहीं है इंडस्ट्रीज, उन इंडस्ट्रीज में किसी भी प्रकार के नोटिस की जरूरत नहीं है। और अगर नोटिस दे दिया गया तो ऑन दी अदर हैंड वो स्ट्राइक इलीगल हो जाएगी। नोटिस दे दिया गया तो वो इससे हो जाएगी। ये एक कहता है कि जिस दिन नोटिस इशू हुआ और कंसीलिएशन ऑफिसर के ऑफिस में इन्वर्ट हो गया, उस दिन से कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स डीम्ड टू हैव बीन स्टार्टेड मानी जाएगी। ओके। और ड्यूरिंग द कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स स्टेटस को हैज टू बी मेंटेन्ड, यू कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक। ओके। एडजुडिकेशन उसका होगा, उसमें भी स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। तो जैसे आपने नोटिस इशू किया और कंसीलिएशन ऑफिसर के ऑफिस में दे दिया, वो कंसीलिएशन शुरू हो गया और अभी आप कोई सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते। तो अगर फैक्ट्री चालू है तो चालू रहेगी, बंद है तो बंद रहेगी। तो स्ट्राइक, लीगल स्ट्राइक करना है नो नोटिस, अगर पब्लिक यूटिलिटी नहीं है तो। ओके। इसलिए एम्प्लॉयर्स को भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए और उनको भी कुछ ऐसे मेजर्स लेना चाहिए जिससे कि स्ट्राइक पे लोग नहीं जा सकें। उसमें सबसे आसान तरीका ये है कि हमेशा अपने यहाँ पर एक वेज सेटलमेंट वैलिड रखें। ओके। 2 साल 3 साल के पीरियड का सेटलमेंट करवा के रखें वर्कर के साथ में। और उस सेटलमेंट के पीरियड में अगले की तैयारी नहीं, नोटिस या बिना नोटिस कोई स्ट्राइक नहीं हो सकती उसमें। अच्छा। तो वो एक तरीका है उनको रोकवाने के लिए। अदरवाइज अगर यह सेटलमेंट नहीं है तो वो स्ट्राइक लीगल स्ट्राइक मानी जाएगी। ये बात अलग है कि लीगल स्ट्राइक में भी सैलरी नहीं मिलेगी, पर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा। इलीगल स्ट्राइक अगर है तो भी सैलरी नहीं मिलती है, पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है कि आपने कानून तोड़ा है जी, पर इसमें कानून नहीं टूटता। ओके। तो बिना नोटिस के भी स्ट्राइक हो सकता है। यस। और वही स्ट्राइक जायज माना जाएगा। वही स्ट्राइक, वो लीगल स्ट्राइक है। ओके। ये एक नई जानकारी है, एक नया तरीका है लॉ को और एक्ट को इंटरप्रेट करने का कि अगर आप नोटिस देते हैं तो ऑटोमेटिकली इट इज डीम्ड टू बी इन कंसिलिएशन एंड वंस इट इज इन कंसिलिएशन स्टेटस को हैज टू बी मेंटेन। तो जो स्थिति जैसी है यथास्थिति बनाए रखना ये कायदा कहता है। तो अगर आप नोटिस इश्यू कर देते हैं तो रिकंसिलिएशन में मैटर चला जाता है और तब उनको स्टेटस को मेंटेन रखना पड़ता है।
तो 14 दिन का नोटिस, ये परव्यू और ये इंटरप्रिटेशन एक नई चीज़ है, जो हम सबको, इंडस्ट्री, HR प्रैक्टिशनर्स को भी और एम्प्लॉयर्स को भी, एम्प्लॉयर्स को, सबके लिए ये, आई थिंक दिस इज अ न्यू थिंग दैट परहैप्स दे विल कम टू नो आफ्टर दिस डिस्कशन। ID एक्ट में स्टाफ और वर्कमैन ये एक ही है या अलग अलग है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इस बारे में बहुत ज़बरदस्त भ्रांति है। जी। लोग समझते हैं मैंने एक फीटर रखा है और उसको स्टाफ में कहना शुरू कर दूं तो वो नॉन वर्कमैन हो जाएगा। ओके। जबकि ऐसा नहीं है। या किसी क्लर्क को मैंने रखा है और उसको जनरल मैनेजर कहना शुरू कर दूं तो वो नॉन वर्कमैन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो डेजिग्नेशन या उससे डेजिग्नेशन इज इमटेरियल। ओके। इट इज द नेचर ऑफ वर्क। ओके। It will determine. And nature of work has to be in the 5 categories: unskilled, semi-skilled, skilled, technical, clerical, and supervisory. ओके। इन 5 में से कोई काम कोई कर रहा है तो वर्कमैन है, वो चाहे जो उसका डेजिग्नेशन। सुपरवाइजर्स जिनकी सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा है, जी, वो लोग नॉन वर्कमैन है, वो वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ओके। ये बेसिक है। अब इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जी। एयरक्राफ्ट के एयर होस्टेस हैं, जी। दे आर वर्कमैन। ओके। उनका जो चीफ एयर होस्टेस है, पैटर्न जो है, हाँ। शी इज नॉट ए वर्कमैन, क्योंकि वो 10 को जो स्टैंडर्ड में उनको सुपरवाइज करती है। अच्छा, बिकॉज ऑफ द रोल शी इज नॉट ए वर्कमैन। एयरक्राफ्ट का पायलट, जी, he draws wages of lakhs of rupees per month, करेक्ट, but he is a workman. वर्कमैन। ओके। लेकिन जो कैप्टन है उसका, हाँ, he is not a workman. बिकॉज ही इज सुपरवाइजिंग दिस Supervisor. पायलट। इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम लेंगे, जी। तो इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट है, उसके अंडर में कोई आदमी काम नहीं कर रहा है, ही इज अ वर्कमैन। ओके। उसका जो चीफ केमिस्ट है वो वर्कमैन नहीं है। अच्छा। अब एक कैटेगरी और आती है जो दोनों काम कर रही होती है, हाथ से भी काम कर रहे होते हैं वो, और सुपरवाइजर भी कर रहे होते हैं, तब उसकी मेन एक्टिविटी देखी जाएगी। ओके। उसका ज़्यादा टाइम कौन सी एक्टिविटी में लगता है। लाइक समवन इज चीफ केमिस्ट बाय डेजिग्नेशन, और उसके अंडर में 2 दूसरे केमिस्ट काम कर रहे हैं, इसलिए वो चीफ केमिस्ट है, पर उसका बहुत ज़्यादा टाइम उनका सुपरविजन नहीं जाता, उसको खुद को भी वो सारे टेस्ट करना पड़ते हैं जो दूसरे केमिस्ट कर रहे हैं। तो इसके कारण वो नॉन वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो वर्कमैन हो जाएगा। अच्छा। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ वर्क। इसलिए डेजिग्नेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये जो हम बार बार स्टाफ करके अपने मन को समझा देते हैं, वो तभी तक है जब तक कि मैटर एडजुडिकेशन के लिए नहीं गया। ओके। एडजुडिकेशन जैसे पहुंचेगा तो आपकी बुक्स को कोई नहीं देखेगा, उसके काम को देखा जाएगा, वो काम क्या करता है। सो इट इज मोर ऑन द रोल स्पेसिफिक, आप किस रोल में है उसके हिसाब से वर्कमैन का डेफिनेशन फ्रेम होता है। जब ये मामला लिटिगेशन का है और कोर्ट में जाता है या एडजुडिकेशन जाता है, तो उस समय आपकी डेजिग्नेशन कुछ भी हो, लेकिन आपका जो नेचर ऑफ वर्क है, जो रोल है, उस पर निर्भर करता है आप वर्कमैन की कैटेगरी में हैं या नहीं है। और ID एक्ट के लिए एप्लीकेबिलिटी उसी से सेट होती है कि अगर आप वर्कमैन हैं तो ये एक्ट आपके लिए एप्लीकेबल है और आप उस एक्ट के थ्रू या उस एक्ट के हिसाब से चीज़ों को आगे लेके जा सकते उसके जो प्रोटेक्शंस है वो एंजॉय कर सकते हैं। इसका बेसिक पर्पज भी टू प्रोटेक्ट वर्कमैन इज द बेसिक पर्पज ऑफ ID एक्ट। बेसिक पर्पस तो ये एम्प्लॉई वेलफेयर, एम्प्लॉई ओरिएंटेड और वर्कमैन ओरिएंटेड एक्ट नहीं है। ओके। जैसा मैंने बताया कि इसकी जो शुरुआत की गई थी, जी। इसकी शुरुआत इस प्रकार से की गई थी कि इंडस्ट्री अनइंटरप्टेड चले, बिना रुकावट के चले, और वो एम्प्लॉयर्स के हिसाब से की गई थी। अच्छा। लोग स्ट्राइक पे नहीं जा सके, हड़ताल नहीं कर सके, काम नहीं तो उनको ले ऑफ दिया जा सके, उनको उनकी वर्कर्स की भी ग्रीवांसेस की प्रॉपर सुनवाई हो, और उनकी ग्रीवांसेस सही है तो उस पर बाइंडिंग जजमेंट्स आ सके। इसके लिए कायदा बनाया गया था ताकि इंडस्ट्रियल अनरेस्ट कम से कम और चीज़ें बिना रुके चलती रहे। अभी आपने एक वर्ड यूज किया, ले ऑफ लोगों को, ऐसे एक और दूसरा वर्ड है रिट्रेचमेंट। तो रिट्रेचमेंट जरूर लोगों को हटाना, ये एक प्रक्रिया है
रिट्रेंचमेंट इज द प्रोसेस टू सामान्य भाषा में तो रिट्रेंचमेंट का या छटनी का मतलब ही होता है जी कि एक्स्ट्रा मैन पावर को कम करना। राइट लेकिन ये लॉ में रिट्रेंचमेंट का मीनिंग ही दूसरा है। ओके आईडी इससे एक्ट क्या में, व्हाट इज द मिथ और भ्रांति अगर आप सारांश बताएं? में मैं कहूँ तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमने अपॉइंटमेंट लेटर में 1 महीने के नोटिस पे हम किसी को नौकरी से निकाल सकते हैं, जी ऐसा लिख दिया है तो मेरे को अनचैलेंज्ड अधिकार मिल गया है, मैं 1 महीने की पगार देके किसी को भी नौकरी से निकाल सकता हूँ। ऐसा नहीं है। ये रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन बीच में आती है। ये रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन कहती है कि किसी भी प्रकार का सेपरेशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में इंडस्ट्री में, वो सब के सब रिट्रेंचमेंट की परिभाषा में माना जाएगा, केवल 5 चीज़ों को छोड़ के। ओके 5 चीज़ों में कि किसी ने गलती की है उसको मैं पनिशमेंट के रूप में निकाल रहा हूँ, वो रिट्रेंचमेंट नहीं होगा। ओके किसी की सुपरएनुएशन की एज हो गई है ठीक है उसके कारण मैं निकाल रहा हूँ, वो रिट्रेंचमेंट नहीं होगा। किसी की मेडिकल इनवैलिडेशन हो गया, वो मेडिकली अनफिट हो गया काम करने के लिए, वो रिट्रेंचमेंट नहीं होगा। या जिसको मैंने स्पेसिफिक समय के लिए अपॉइंट किया था, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट में रिन्यू नहीं करता हूँ, तो वो भी रिट्रेंच नहीं होगा। ओके बाकी सब रिट्रेंचमेंट होगा। अच्छा और रिट्रेंचमेंट के साथ में उसकी प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर मुझे फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर के हिसाब से मुझे 100 वर्कर से कम है, ये लेआउट पे भी एप्लीकेबल है। 100 वर्कर से कम मेरे यहाँ काम करते हैं, वर्कमैन से कम काम करते हैं, उस केस में मुझे गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा। और अगर 100 से ज़्यादा काम करते हैं तो मुझे गवर्नमेंट की स्पेसिफिक परमिशन लेना पड़ेगी। ओके उसके बाद ही मैं रिट्रेंचमेंट कर सकता हूँ। तो रिट्रेंचमेंट हम सामान्य मीनिंग समझते हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गई, या ये मशीन मेरे को बदलनी है, या आदमी ये फालतू हो गए, इनको मैं हटा दूँ। वो इतना आसान नहीं रखा है। इस आइडिया के कारण ही कहा जाता है कि हमारी लेबर लॉ बहुत ही रिजिड है। बहुत ही हल्के तौर से ऐसा लोग चुटकुले ऐसा कहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक लेना आसान है, पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में एक वर्कर को सेपरेट आउट करना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है उसके अंदर, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बट इससे फायदा है, इसका नहीं, pros है, इसका cons है? नहीं है, फायदा नहीं है। ओके आज हमारा भारत जो पिछला रह गया है जी उसमें बहुत ज़्यादा योगदान इस लॉ का है, आइडिया आईडी एक्ट का है। इसकी वजह से हमारे यहाँ रिजिडिटी आ गई और हम वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पीट करने में पीछे रह गए। हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आया, और हमेशा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आया कि इंडिया में वर्कर को रखना आसान है, निकालना बहुत मुश्किल है। 1991 के बाद में जब इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ, धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हुई। बहुत सारी सरकारों ने कोशिश की इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स ला के रास्ता निकालने की। 1982 में कोशिश की गई कि इसको ये डेफिनेशन रिट्रीटमेंट की चेंज की गई। उसके बाद में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट आया। कम्युनिस्ट यूनियंस ने उसका विरोध किया, गवर्नमेंट को वापस उसको विड्रॉ करना पड़ा। फिर 2014 में 16 में फिर से ये फिक्स टर्म कॉन्सेप्ट आ गया है, और अभी नई लेबर कोड में सरकार ये कोशिश कर रही है कि परमिशन की रिक्वायरमेंट 300 के ऊपर ही रखी जाए। 300 तक, मतलब बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स भी अपने आप को रिट्रेंचमेंट कर सके, क्लोज कर सके, क्योंकि रिट्रेंचमेंट अगर नहीं होता है तो एम्प्लॉयर अपनी कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके ऑपरेशन की फ्लेक्सिबिलिटी। गुजरात में इस बारे में बहुत अच्छा नियम है जी, और गुजरात के नियम से पूरे देश को उससे सीखना चाहिए। गुजरात ने ये कहा कि आप रिट्रेंचमेंट कभी भी किसी का भी कर सकते हो, ओके आपको हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है, ये 5 चीज़ों की जरूरत भी नहीं है। ओके सिर्फ आपको उसको कंपनसेशन 15 दिन के बदले में 45 दिन का देना पड़ेगा। अच्छा, तो पहले गुजरात गवर्नमेंट ने उसको सिर्फ किया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, SEZ में किया था, और अभी 4 साल पहले से उन लोगों ने कर दिया है इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स पे भी लागू कर दिया है। ओके, जहाँ पे भी 60 60% से ज़्यादा जहाँ पे एक्सपोर्ट मटेरियल बनता है वो यूनिट भी अपने एम्प्लॉय को, किसी भी एम्प्लॉय को कभी भी निकाल सकती है। सिर्फ उनको 45 दिन का कंपनसेशन देना पड़ेगा।
मेरी इस बारे में गुजरात गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट से कई मित्र हैं मेरे वहाँ पे, जी। उनसे बात होती रहती है। वो लोग बोलते हैं कि करीब करीब इस कानून को चेंज हुए 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं, पर हमारे पास एक भी केस नहीं है। इतनी औद्योगिक शांति है SEZ में भी, जी। और अभी तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स का उसका मुझे पता नहीं क्या स्थिति है ये, पर ये प्रोविजन इनफैक्ट सारे देश में मतलब implement करना चाहिए था। क्योंकि जिसकी नौकरी जा रही है अगर उसको ठीक से कॉम्पनसेशन मिल रहा है तो शायद उसको इतना ज़्यादा दिक्कत या तकलीफ ना हो, ये एक रीज़न हो सकता है। ये और इसका भी सोचने का तरीका गलत है। जी, जी। इसका एक और डायमेंशन है जो हमारी पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है। हम लोग 1960 के बाद से इस धारणा से प्रभावित थे कि देश में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है और इससे लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और लोगों की जीविका मुश्किल हो जाएगी। पर चाइना ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना चाहिए। चाइना ने 1980 से लेना शुरू किया और अभी 2020 में अभी वो डेमोग्राफिक हिसाब से उस फेज में बढ़ रहे हैं जहां अब उनको समस्याएं आएंगी। हिंदुस्तान का गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है अब 2020 से और ये रहने वाला है 2050 तक। इस पीरियड में हमारी जो 20 साल से ज़्यादा और 50 साल से कम उम्र की जनसंख्या है वो 30% से 50% के बीच में रहने वाली है। ये किसी भी कंट्री के लिए सबसे अच्छी बात होती है जहाँ की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। जब 1980 में मैंने नौकरी शुरू की तो मैं अकेला अर्निंग मेंबर और घर में 3 डिपेंडेंट मेंबर थे। ठीक है। मेरा सन जब आज नौकरी कर रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग मेंबर हैं और सिर्फ एक बच्चा डिपेंडेंट मेंबर है। 1950 में ये स्थिति जनरल पब्लिक में हो जाएगी। 2050 में जब घर में 2 कमाने वाले होंगे और एक ही उन पर डिपेंडेंट होगा। पर ये सिचुएशन लाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है और जो हमारे सवाल से जुड़ा हुआ है वो है स्किल डेवलपमेंट। अगर स्किल डेवलपमेंट का प्लानिंग किया गया, सरकार कर भी रही है, 2016 में उन्होंने नया मंत्रालय बना दिया है। अगर हमने अपने यूथ को स्किलफुल बना दिया और इतना स्किलफुल बना दिया कि उन्हें किसी इंडस्ट्री की मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है, किसी इस प्रकार के आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। नौकरी में जब तक एम्प्लॉयर खुश है, मैं खुश हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, नहीं खुश है, मैं कल नौकरी छोड़ूंगा, मेरे को 2 नौकरी उससे तैयार है, मेरे में इतनी स्किल्स आ गई हैं, तो ये समस्या नहीं आएगी। अगर हमने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर भी हो सकता है। पर सरकार कर रही है इस पर काम और हमको इस काम को 1960 से शुरू कर देना चाहिए था कि हमारे लोग में इतनी अच्छी स्किल्स हो कि उनको नौकरी के लिए इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, उनको किसी प्रकार की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़े। सो बेटर लेट देन नेवर। जाग्या त्यारती सवार गुजराती में भी एक ऐसी कहावत है, स्किल डेवलपमेंट इज द की एज सर इज सेइंग टू टेक दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड। डिटैचमेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज है, धीमे धीमे विद न्यू लेबर कोड्स देयर विल बी सम फ्लेक्सिबिलिटीज, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ अ वेरी रिजिड एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्ट, और जिसका इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं है और उसका करेक्टिव मेजर शायद हमको आने वाले लेबर कोड्स में और लेबर लॉज में, आने वाले लेबर कोड में हमको थोड़ा सा उसका फ्लेक्सिबिलिटीज थोड़ा सा शायद मिलेगा। नंबर ऑफ पीपल, कहाँ परमिशन लेना है, कहाँ अप्रूवल लेना है और उसका क्या परिणाम इंडस्ट्रीज पे है और लोकल डेमोग्राफी पे है, उसके क्या प्रतिघात पड़ रहे हैं। अगर आप एक सिक इंडस्ट्रीज है जिसको आप बंद नहीं कर सकते हैं सिर्फ इन कायदों की वजह से, तो उसका वहाँ की लोकल पॉपुलेशन पे भी उतना ही खराब प्रभाव पड़ता है और इंडस्ट्रीज एज ए होल पे भी उसका दुष्परिणाम और पूरी इकोनॉमी इफेक्ट मिलता है। पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था में, इसे विशेष साइकिल तो पूरी अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटीज की ज़रूरत है और आने वाले लेबर कोड में शायद इसमें से कुछ चीज़ों में हमको फ्लेक्सिबिलिटीज मालूम पड़ेगा।
अभी हम जब रिट्रेचमेंट की बात कर रहे थे तो ले ऑफ वाज आल्सो अ वर्ड एंड इट इज मेनी टाइम्स इट इज यूज्ड इंटरचेंजेबली ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट. तो ले ऑफ में कंपनसेशन है, ले ऑफ कंपनसेशन. सो दिस ले ऑफ कंपनसेशन इज ऑन ग्रॉस वेज नंबर 1. Employer is free to lay off anyone at any point of time. So there are two things which I just want to understand and I think my audience will also be interested to know. कभी भी किसी को भी ले ऑफ कर सकते हैं पहली चीज, और जो उसका कॉम्पनसेशन है उसकी गिनती किस पे है, ग्रॉस वेज पे है, बेसिक पे. अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरटाइम, व्हेन वी टॉक अबाउट अदर वेजेस थिंग्स, दिस इज अगेन अ कॉमन क्वेश्चन व्हेदर इट इज ऑन ग्रॉस वेज और एनी अदर क्राइटेरिया टू कैलकुलेट दिस compensation, and is it free for an employer to lay off anybody anytime anywhere? नहीं, ये दोनों मिथ है Okay. कि हम किसी को कभी भी ले ऑफ कर सकते हैं और ले ऑफ कॉम्पनसेशन हमको ग्रॉस वेजेस पे देना है. दोनों ही बातें गलत हैं. हम सिर्फ स्पेसिफाइड सिचुएशंस है उनकी वजह से हमारी टेम्परेरी कैपेबिलिटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट देने की, वहीं पे ले ऑफ हो सकता है. लाइक पावर ब्रेकडाउन हो गया, मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, शॉर्टेज ऑफ कोल हो गया, अक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक हो गया. इन रीजंस की वजह से हम ले ऑफ कर सकते हैं. लेकिन जहाँ पे 100 वर्कर से कम है वहाँ हमको ले ऑफ देके सिर्फ सूचना देनी है. 100 वर्कर से अगर ज़्यादा हैं तो हमको परमिशन लेना है. लेकिन जहाँ पे कारण ऐसे हैं कि परमिशन लेने का समय नहीं है, जैसे पावर ब्रेकडाउन है, भूकंप है, फ्लड है, इसमें हमको टाइम नहीं है, तो उसकी परमिशन बाद में ली जा सकती है. लेकिन बाकी सब कारणों की परमिशन पहले लेना बहुत ज़रूरी है. ये भी एम्प्लॉयर्स के लिए एक परेशानी का सबब है, क्योंकि जब मेरा माल बाज़ार में नहीं बिक रहा है तो तब भी मेरे को प्रोडक्शन कंटिन्यूस करना है. दूसरा सवाल था आपका कि कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट होगा. लॉ इस बारे में बहुत क्लियर है. सेक्शन 25C है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, बहुत स्पष्ट कहता है कि ये बेसिक वेज और डीएनएस अलाउंस, बेसिक वेज एंड डीएनएस, उन दो पर ही कैलकुलेट होगा कंपनसेशन, विच इज 50% ऑफ दिस टू कंपोनेंट्स. सारे का आधा उससे नहीं दिया जाना है. Okay. So basic wage and DNS allowance are the components to calculate when the layoff compensation is concerned, and there are certain criteria उसके हिसाब से layoff दिया जा सकता है. अगर आपका MD बीमार है, ऑफिस नहीं आ पा रहा है, तो ये कोई कारण नहीं होगा आपके वर्कर्स को ले ऑफ देने का. On a lighter note, so there are fixed criteria because of and based on which you can lay off your